आपके ही बजट के मुताबिक अपने सपनों का घर बना सकते हैं। दिल्ली एनसीआर की तर्ज पर इन दिनों मेरठ भी प्रॉपर्टी हब बनता जा रहा है। मेरठ में कई बड़े प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। यहाँ कई ऐसी जगह हैं जहाँ आपके बजट में ही आपको आपका आशियाना आसानी से मिल सकता है। यहाँ पर 150 गज से लेकर 400 गज तक के प्लॉट मिल सकते हैं। यहाँ पर प्लॉट्स की कीमत 14,000 रूपए से 18,000 रूपए प्रति गज तक है। इसके अलावा यहाँ पर 2 BHK और 3 BHK फ्लैट्स भी हैं। 2 BHK फ्लैट्स की कीमत 20 लाख से लेकर 26 लाख तक है और 3 BHK की कीमत 30 लाख से 35 लाख रुपए है। अगर आप रेडी टू मूव फ्लैट देख रहे हैं तो आपको 2500 से लेकर 2700 रूपए प्रति स्क्वायर फीट कीमत चुकानी होगी। ग्रीनवुड सिटी की अगर बात करें तो यहाँ प्लॉट तो नहीं है, लेकिन आप अपनी सहूलियत के हिसाब से 2 BHK और 3 BHK के साथ साथ विला भी खरीद सकते हैं। यहाँ पर 2 BHK की कीमत 14 लाख से 17 लाख, 3 BHK की कीमत 24 लाख से 28 लाख, जबकि विला की कीमत 55 लाख से लेकर 62 लाख रुपए रखी गई है। सागा हैबिटेट, यहाँ पर 2, 3, 4 BHK फ्लैट के अलावा ड्यूप्लेक्स और प्लॉट भी मिल सकते हैं, जहाँ पर सैंपल फ्लैट तैयार हो चुके हैं। यहाँ पर फ्लैट्स की कीमत 18 लाख से लेकर 40 लाख तक है, जबकि प्लॉट्स 10,000 से 14,000 रूपए प्रति गज की कीमत पर उपलब्ध हैं। वंडर सिटी, इस प्रोजेक्ट के फेज 1 की सफलता के बाद अब बिल्डर वंडर सिटी फेज 2 का निर्माण कर रहे हैं। यहाँ पर आपको प्लॉट के अलावा 2 और 3 BHK फ्लैट भी मिल सकते हैं। प्लॉट की कीमत 9,000 से 14,000 रूपए प्रति गज है, तो वहीं फ्लैट की कीमत 16 लाख से लेकर 25 लाख रुपए है। दी ग्रैंड, इस प्रोजेक्ट का निर्माण अभी हाल ही में शुरू हुआ है। यहाँ 1, 2, 3 और 4 BHK फ्लैट बनाए जाएंगे, जिनकी कीमत 2100 रूपए प्रति स्क्वायर फीट से लेकर 2700 रूपए रखी गई है। सौरभ साहनी, समाचार प्लस। और आकाश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्टूडियो में मौजूद हैं और एक कॉलर हमारी जुड़ गई हैं, नेहा पांडे इलाहाबाद से। नेहा जी स्वागत है आपका, अपनी बात रखें। आप सुन पा रही हैं नेहा जी? जी जी जी, आप अपना सवाल पूछें। हाँ सर, मुझे ये पूछना था, मैंने ओमेक्स इलाहाबाद में एक फ्लैट बुक कराया था। अब सुनने में आ रहा है कि प्रोजेक्ट बंद हो रहा है, तो अब मैं क्या करूँ? पैसा लगा रहने दूँ या निकाल लूँ, ये बता दीजिए। देखिए, सबसे पहले आप बिल्डर से कंफर्म कीजिए कि जो प्रोजेक्ट है उसका प्रोजेक्ट स्टेटस क्या है। प्रोजेक्ट कंप्लीशन के पास है या उसकी कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुकी है, या जैसे आप कह रही हैं कि बंद होने की बात है। सबसे पहले आप बिल्डर से ये क्लैरिफिकेशन लें कि प्रोजेक्ट का क्या स्टेटस है, उसके बाद डिसीजन लें। और जाहिर सी बात है, अगर ऐसा है कि प्रोजेक्ट वहां पे नहीं आ रहा तो डेफिनेटली यू शुड सीक रिफंड, बिकॉज आपने अपने देख के साइट जो है उसी हिसाब से पसंद की होगी। बट सबसे पहले प्रोजेक्ट का स्टेटस लें। और रादर आपकी बात से एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात निकल के आती है, जो तमाम चैनल्स पे मैं तमाम बिल्डर्स को सजेस्ट करता हूं कि हर 2 महीने 3 महीने बाद अपने इन्वेस्टर्स को प्रोजेक्ट का जो स्टेटस अपडेट है वो जरूर दें कि प्रोजेक्ट का स्टेटस कहां तक पहुंचा, कंस्ट्रक्शन शुरू हुई, अगर शुरू हुई है तो किस स्टेज पे पहुंची है। अगर किसी बिल्डर को लगता है कि कॉरेस्पॉन्डेंस करना उनके लिए पॉसिबल नहीं है इतने ओनर्स को, तो एटलीस्ट अपनी वेबसाइट के ऊपर अपने हर प्रोजेक्ट के जो है कंस्ट्रक्शन स्टेटस का अपडेट जरूर देते रहें, ताकि जो नेहा जी जैसे इन्वेस्टर हैं उनको एक क्लैरिटी रहे, ताकि वो अपना डिसीजन प्रॉपरली ले सकें। जी बिल्कुल। आकाश जी, मेरठ की बात कर रहे थे हम लोग, दिल्ली एनसीआर से सटी हुई जगह है, यहाँ पर इन्वेस्ट करना एक आम आदमी के लिए कितना बेहतर साबित हो सकता है? बहुत बढ़िया साबित हो सकता है, बिकॉज देखिए, आप अगर देखते हैं दिल्ली या ट्रांस यमुना या उसके बाद आप गाजियाबाद के आउटस्कर्ट्स देखते हैं, और वहां पे रेट्स में ऑलरेडी एप्रिसिएशन आ चुकी है। तो अल्टीमेटली ये रेट्स की एप्रिसिएशन मेरठ तक पहुंचेगी, बिकॉज धीरे धीरे जो है दिल्ली गाजियाबाद धीरे धीरे मेरठ की तरफ सरकते जा रहे हैं, बिकॉज अल्टीमेटली मेरठ एनसीआर का हिस्सा है और दिल्ली की प्रॉक्सिमिटी का उसे बेनिफिट होना है। अपने आप में भी मेरठ जो है ट्रेड का एक अच्छा सेंटर है। तो आई थिंक जिस हिसाब से मेरठ के रेट अभी हैं, जो रेट्स के अंदर डिस्पैरिटी है मेरठ वर्सेस गाजियाबाद या मेरठ वर्सेस ट्रांस यमुना, वो धीरे धीरे कम होगी। यानी सीधा सिंपल कंक्लूजन है कि मेरठ में रेट्स की एप्रिसिएशन काफी अच्छी होने की उम्मीद है। एक हमारे कॉलर जुड़ गए आकाश जी, श्याम जी स्वागत है आपका, अपनी बात रखें। हाँ, मैं पूछना चाहता हूँ कि
अगर हम पहले कोई शर्ट खरीदते हैं, हाँ। तो कोई अगर फ्लैट खरीदते हैं तो उसके लिए पहले कितना रुपया देना पड़ता है? जी देखिए, उसमें डिपेंड करता है कि क्या आप फ्लैट बिल्डर से खरीद रहे हैं या किसी ओनर से खरीद रहे हैं। अगर बिल्डर से खरीद रहे हैं तो बिल्डर का पूरा पेमेंट प्लान होता है, अलग अलग तरह के पेमेंट प्लान होते हैं, तो उसमें आपको बिल्डर जो है पेमेंट प्लान में बताएगा कि कितनी आपको बुकिंग में अमाउंट देनी है और उसके बाद क्या आपकी इंस्टॉलमेंट्स होंगी। तो आप ये देखिए कि किस तरीके से आप ले रहे हैं। अगर आप किसी ओनर से फ्लैट ले रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो फ्लेक्सिबिलिटी रहती है टर्म्स की, आपके और जो सेलर है उसके बीच में जो म्यूचुअली कन्वीनियंट टर्म्स है उस हिसाब से आप फ्लैट परचेज कर सकते हैं। बिल्कुल। अंकित, एक कॉलर जुड़ गए हैं। अंकित जी, स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछें। अभी पता लगा है न्यूज़पेपर के जरिए कि मथुरा में एयरपोर्ट शिफ्ट हो रहा है, तो कहाँ मुझे मथुरा में निवेश करना चाहिए, उसके आसपास के इलाकों में कहीं? देखिए, मथुरा की अगर बात करें तो इस एरिया को लेके मैं काफी पॉजिटिव हूँ, बिकॉज देखिए, एक तो यमुना एक्सप्रेसवे या ताज एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी के कारण मथुरा के अंदर काफी ग्रोथ होनी है। दूसरा, ये बेल्ट ऐसी है कि आने वाले समय में यहाँ पे ट्रेड और कॉमर्स की अच्छी डेवलपमेंट होने वाली है। तो मेरे हिसाब से मथुरा का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट वो रहेगा, जो यमुना एक्सप्रेस के पास के पॉइंट्स हैं वहां पे ग्रोथ होने की काफी पॉसिबिलिटी है, उस एरिया में आप कंसंट्रेट कर सकते हैं। बिल्कुल। मेरठ की बात कर रहे थे आकाश जी हम लोग, यहाँ पर अगर वहां पर इन्वेस्ट करना बेहतर है, जैसा कि आप भी बता रहे हैं, तो एक आम आदमी कैसे इन्वेस्ट करे? पूरा एक साथ इन्वेस्ट इकट्ठा कर दिया जाए या फिर छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट किए जाएं? देखिए, अगर आपको रहने के लिए घर चाहिए तो जाहिर सी बात है आपको देखना होगा कि आपको कितनी स्पेस की रिक्वायरमेंट है। नाउ इफ द आइडिया इज प्योरली टू इन्वेस्ट एंड मेक मनी, आई थिंक वन शुड स्कैटर हिज मनी। उससे क्या होता है कि डाइवर्सिफाई करने से आपका रिस्क जो है हेज हो जाता है, रिटर्न ज्यादा अच्छी होने की पॉसिबिलिटी रहती है। तो मेरे हिसाब से डाइवर्सिफाई किया जाए, कुछ प्लॉटेड डेवलपमेंट ली जाए, साथ ही साथ अब फ्लैट्स का कॉन्सेप्ट भी धीरे धीरे मेरठ के अंदर कैचअप करेगा, तो फ्लैट की ओनरशिप भी ली जा सकती है। तो मेरे हिसाब से डाइवर्सिफाई किया जा सकता है, और पर्टिकुलरली वो पैच, वो एरिया जो गाजियाबाद और ट्रांस यमुना दिल्ली से ज्यादा क्लोज कनेक्टिविटी रखता है, वहां ग्रोथ होने की ज्यादा पॉसिबिलिटी है। तो वहां आप थोड़ा सा जो है पॉजिटिव बायस उस एरिया की तरफ रख सकते हैं। यहाँ पर लोकेशन बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। वो लोकेशन कहाँ चुन सकते हैं? हम हाईवे पे ले सकते हैं या फिर कोई पॉश इलाके में जाके इन्वेस्ट करें? देखिए, मेरे हिसाब से जो ऑलरेडी बसा हुआ पॉश इलाका है वहां पे जो ग्रोथ के चांसेस हैं वो उतने ज्यादा नहीं रहते। हाईवे के आसपास जो नया एरिया डेवलप हो रहा है वहां के जो ग्रोथ के रेट्स हैं वो ज्यादा रहेंगे। तो मेरे हिसाब से तो हाईवे के पास जो नया एरिया डेवलप हो रहा है, अगेन वो वाला एरिया जो गाजियाबाद दिल्ली की तरफ है, उस एरिया में ग्रोथ के चांसेस ज्यादा रहेंगे। आप किसी भी सिटी को देखते हैं, इवन आप दिल्ली का एग्जांपल लीजिए, जो एरिया सेंट्रल दिल्ली में आ गए वहां रेट ऑफ एप्रिसिएशन उतना फास्ट नहीं रहा जो आउटर एरियाज में। बिल्कुल, जाहिर सी बात है, एक्सटीरियर्स की जो पेस ऑफ ग्रोथ है वो इंटीरियर्स को आउटपेस कर देती है। तो एक्सटीरियर्स जो है इन्वेस्टमेंट के हिसाब से जो है बेटर रहते हैं। और एक्सटीरियर्स में क्या होता है, जो नई कॉलोनीज प्लान होती हैं उनमें लेटेस्ट एमिनिटीज होती हैं, लेटेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, तो 2 साल 4 साल बाद लिविंग के लिए भी वो अच्छा एरिया हो जाता है। बिल्कुल, थोड़ा सा इंतजार करना पड़ सकता है आकाश जी यहाँ पर डेवलपमेंट को लेकर। जाहिर सी बात है, देखिए, अगर मैंने कहा कि अगर आपका आइडिया या एंगल यहाँ पे है कि प्योरली आपको रेजिडेंशियल पर्पस के लिए चाहिए, इमीडिएटली आपको शिफ्ट करना है, तो थोड़ी आपकी प्रायोरिटीज डिफरेंट हो जाती हैं। तो आपकी अप्रोच यही रहेगी कि किसी बसे हुए एरिया में जाए। लेकिन अगर आपका इरादा, जैसे आपने कहा अभी, इन्वेस्टमेंट कम फ्यूचर रेजिडेंस का हो सकता है, तो जाहिर सी बात है जो एक्सटीरियर्स हैं वो आपके लिए ज्यादा अच्छे रहेंगे, बिकॉज वहां 2 साल 4 साल बाद जो एमिनिटीज हैं वो अच्छी होंगी, जो कंस्ट्रक्शन हो, जो पैटर्न हैं वो सारे लेटेस्ट चीजों को इन्वॉल्व करेंगे। साथ ही साथ वहाँ कॉस्मोपॉलिटन कल्चर आ जाएगा। इंटीरियर्स में कई बार क्या है कि लोकल कल्चर होता है जो शायद जो है कई बार उतना अच्छा नहीं होता। कॉस्मोपॉलिटन कल्चर में जो है आप बेटर अच्छा फील करते हैं, और साथ ही साथ वहाँ रेट ऑफ एप्रिसिएशन भी बेटर मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, आप रहिए हमारे साथ और यमुना एक्सप्रेसवे की बात करते हैं। यमुना एक्सप्रेसवे के खुलने से जहां एक और लोगों को दिल्ली से आगरा पहुंचने में बेहद ही आसानी हो रही है, तो वहीं दूसरी ओर विकास के काम पर भी खासा जोर दिया जा रहा है। जी हाँ, ग्रेटर नोएडा से आगरा तक क्या कुछ बनाया जाएगा उसका पूरा खाका तैयार कर लिया गया है। दिखाते हैं आपको अपनी इस रिपोर्ट में। एक 185 किलोमीटर लंबा यमुना एक्सप्रेसवे, जिसके जरिए आपका सफर तो सुहाना होता ही है, साथ ही साथ आपका समय भी बचता है। लेकिन अब यहाँ डेवलपमेंट के काम के शुरू करने पर भी मोहर लग गई है। यमुना प्राधिकरण ने ग्रेटर नोएडा से आगरा तक विकास का खाका तैयार कर लिया है। ग्रेटर नोएडा के पास नाइट सफारी,
आगरा के पास गोल्फ कोर्स, अलीगढ़, हाथरस और खुर्जा के पास उद्योग, मथुरा के पास एयरपोर्ट, मथुरा में इंटरनेशनल लेवल का आध्यात्मिक केंद्र, आगरा के पास वाटर पार्क, आगरा में विदेशों की तर्ज पर मनोरंजन का इंतजाम किया जा रहा है। मथुरा गोकुल धाम की अगर बात करें तो इंटरनेशनल लेवल का आध्यात्मिक केंद्र खोलने का प्लान तैयार किया है। इसी के साथ ही आगरा के पास इंटरनेशनल लेवल का वाटर पार्क, नाइट बाजार, गोल्फ कोर्स भी बनाया जाएगा। ग्रेटर नोएडा से आगरा तक 10 शहर बसाए जाएंगे, जहां एक और यहां डेवलपमेंट के काम किए जा रहे हैं। वहीं प्राधिकरण ने ग्रेटर नोएडा से आगरा तक 10 शहर बनाने की भी योजना तैयार की है। अगर बात करें फेज 1 की तो इसमें 21,000 प्लॉट देकर शहर बसाया जाएगा। प्राधिकरण ने कई बिल्डर्स को जमीन दे दी है, जो कि यहां फ्लैट बनाकर लाखों लोगों को बसाने की तैयारी कर रहे हैं। यानी अभी वाले समय में ग्रेटर नोएडा से आगरा तक की पूरी तस्वीर बदलने वाली है। जहां अच्छे आशियाने के कई ऑप्शन होंगे तो वहीं टूरिज्म के नजरिए से भी बदला दिखाई देगा। सौरभ साहनी, समाचार प्लस। और आकाश जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आकाश जी, यहाँ पर अब थोड़ी सी तस्वीर बदलती दिखाई दे रही है। अगर ये सब वाकई में हो जाता है तो बहुत ही बदलाव देखने को मिलेगा आने वाले समय में। जी हाँ, और मेरे हिसाब से ये एक्सप्रेसवे जो है बहुत पोटेंशियल रखता है। Now just to analyze this expressway, I gave my driver a holiday and I drove the entire way till Agra with my family and I must say it's a fabulous expressway. इसके दोनों साइड पे डेवलपमेंट का बहुत पोटेंशियल है, बहुत अच्छी ग्रोथ हो सकती है। देखिए, एक तो कनेक्टिविटी आप देखिए, बिल्कुल साउथ दिल्ली के साथ ग्रेटर नोएडा, नोएडा के साथ बहुत अच्छी कनेक्टिविटी है। फिर नए सिटीज बसेंगे और साथ ही साथ इन नए सिटीज में सबसे अच्छी बात मुझे जो प्लानिंग में लग रही है, ना सिर्फ इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर जोर है, जो इंटरनेशनल टूरिज्म जो इस एक्सप्रेसवे पे आएगा उसके लिए काफी चीजें हैं। देखिए, नाइट सफारी है, इंटरनेशनल लेवल का वाटर पार्क बनने की बात हो रही है, तो वो सारी चीजें ऐसी हैं जो इंटरनेशनल टूरिस्ट को इस एरिया में अट्रैक्ट करेगा। और जाहिर सी बात है, इंटरनेशनल टूरिस्ट के लिए ये एक्सप्रेसवे बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दिस इज एक्सप्रेसवे विच वुड लीड हिम टू ताजमहल। तो जाहिर सी बात है, जिस एंगल से, जिस हिसाब से प्लान किया जा रहा है, दिस कैन बी अ वंडरफुल प्लेस। इन्वेस्टमेंट के एंगल से भी अच्छी रिटर्न्स आने की यहाँ पे पॉसिबिलिटी है। लेकिन बस एक ही थोड़ा सा इसमें नेगेटिविटी रहेगी, इन स्पाइट ऑफ लॉट ऑफ पॉजिटिविटीज, कि अगर 10 नए शहर बनते हैं तो अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी प्लॉट्स की या फ्लैट्स की। तो जो रियल एस्टेट में दूसरा एंगल होता है डिमांड सप्लाई का, वो आपकी फेवर में नहीं चलेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट बाकी सारे फैक्टर्स मुझे यहाँ पे पॉजिटिव लग रहे हैं। राहुल, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल जी, स्वागत है आपका समाचार प्लस पर। अपनी बात रखे, सवाल पूछे अपना। मैं नोएडा के 2 BHK फ्लैट खरीदना चाहता हूं नोएडा में, और मेरा करीबन बजट है 70 से 72 लाख रुपए के बीच। तो मैं चाहता हूं कि मैं किस इलाके में अपना निवेश करूं जो मुझे फायदेमंद होगा, किस तरफ करूं, ग्रेटर नोएडा किस तरफ? जी, समझ गए। आकाश जी, अभी आपने जो लास्ट में कहा ग्रेटर नोएडा, यानी इफ आई हैव अंडरस्टूड यू प्रॉपरली, आप दोनों सिटीज के लिए ओपन हैं। बट स्टिल मेरी सजेशन आपके लिए रहेगी, क्योंकि आप शायद रहना भी चाहते हैं और निवेश भी करना चाहते हैं। मेरे हिसाब से एक्सप्रेसवे का जो नोएडा और ग्रेटर नोएडा वाला कंपोनेंट है, वो आपको काफी सूट करेगा। जिस तरह का आपका 70 लाख का बजट है, आप एक्सप्रेसवे में नोएडा वाले कंपोनेंट में भी आप 2 BHK ले सकते हैं, और ग्रेटर नोएडा वाले में तो बहुत इजीली आप ले सकते हैं। तो आई थिंक आप एक्सप्रेसवे घूमिए, वहां पे देखिए, कंस्ट्रक्शन का लेवल देखिए, उसके बाद प्राइसिंग देखिए, और वहां पे अपने लिए एक फ्लैट बुक कर सकते हैं। वहां आने वाले समय में आपको अच्छी लिविंग भी मिलेगी और साथ ही साथ कनेक्टिविटी बहुत बढ़िया रहेगी। देखिए, अभी आपने ये रिपोर्ट देखी होगी कि एक्सप्रेसवे पे दूसरे एंड पे भी किस तरह की कनेक्टिविटी, किस तरह की फैसिलिटीज आने वाली हैं। तो मेरे हिसाब से इट वुड बी अ ग्रेट प्लेस फॉर यू टू स्टे, एज वेल एज इट वुड गिव यू अ गुड एप्रिसिएशन ऑन योर इन्वेस्टमेंट। तो आई थिंक एक्सप्रेसवे वुड बी द बेस्ट डेस्टिनेशन। बिल्कुल, इन्होंने तो 70-72 लाख का आकाश जी अपना बजट बता दिया, लेकिन एक आम आदमी अपनी जेब में कितने पैसे रखे कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा में वो अपना 2 BHK फ्लैट खरीद सके? देखिए, आम बायर के लिए मैं ये सजेस्ट करूंगा, जिसको जो है कि जो एक नॉर्मल जनरल कैटेगरी का है, उसको मैं सजेस्ट करूंगा कि नोएडा से ग्रेटर नोएडा की तरफ जो है थोड़ा शिफ्ट करे। बिकॉज नोएडा और ग्रेटर नोएडा के अंदर प्राइसिंग के अंदर काफी डिफरेंस है। नोएडा में कई जगह प्राइसेस बढ़ चुकी हैं, ग्रेटर नोएडा में अभी अवेलेबिलिटी काफी है, तो प्राइसेस उतनी नहीं बढ़ी है। तो ग्रेटर नोएडा अगर आदमी जाता है तो आई थिंक 30 लाख के आसपास, 30 से 40 लाख का अगर बजट लेके चले, अच्छा, तो बहुत अच्छी अकोमोडेशन उसे मिल सकती है। बिकॉज मेरा ये मानना है कि आने वाले 5 साल में ग्रेटर नोएडा का जो रेट ऑफ ग्रोथ है,
इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर्टी अप्रिसिएशन वो नोएडा से ज्यादा रहेगा। अगेन थ्योरी वही आ जाती है एक्सटीरियर और इंटीरियर वाली, बिकॉज नोएडा के अंदर तो कुछ एरियाज ऐसे भी हैं रेजिडेंशियल, अगर आप बात करें कि लैंड इटसेल्फ तो 3 लाख रुपए गज के आसपास भाव चल रहा है। ग्रेटर नोएडा में वो वाली अप्रिसिएशन अभी नहीं आई है, तो आई थिंक ग्रेटर नोएडा वुड बी अ बेटर आइडिया। एंड द ideal budget, I think, in case somebody can have a budget for 30 to 40 lakhs for 2 BHK, he can have a decent accommodation